न्यू टॉपिक दैट इज ज्वाइंट वेंचर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने वो सारे आपको कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं जो आपको इस टॉपिक में अब काम आने वाले हैं, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके जी, और इसके बाद जो हम आगे की कुछ टॉपिक्स करेंगे उसमें भी ऑब्वियसली इस टॉपिक की नॉलेज आपकी बहुत वर्क करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस टॉपिक की हेडिंग की, क्या ये टॉपिक कहता है और हमको इसकी क्यों अकाउंटिंग करनी है, क्या कोई एक्ट है जो बोलता है आपका अगर ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस है तो अकाउंटिंग करनी चाहिए, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज द नेम सजेस्ट, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट। ज्वाइंट का क्या मतलब होता है, मिल जाना, इकट्ठे हो जाना, और साथ में क्या लिखा हुआ है, वेंचर। वेंचर किसको बोलते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी बिजनेस को। तो जब कोई भी बिजनेस ज्वाइंटली रन होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सर बिजनेस ज्वाइंटली रन होता क्यों है, और अगर ज्वाइंटली रन हो ही जाता है तो वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कौन से बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में। फिर तो ये पार्टनरशिप ही हो गया, इसको अलग से अकाउंटिंग हमें क्यों सिखाई जा रही है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर, आंसर इज यस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सबसे पहले एक एक्ट अप्लाई होता है जिसके प्रोविजंस के हिसाब से हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं, उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड अगर हम लोग ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं लगता, नो एक्ट गवर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर बिजनेस। लिखवाऊंगा आपको बाद में, अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और आज की क्लास में जैसे हमेशा होता है, जो हमारी पहली क्लास होती है उसमें हम ओवरव्यू ही पूरा डिस्कस कर रहे होते हैं, टॉपिक में क्या होगा, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस वाले पार्ट पे हम लोग नहीं आने वाले। अब ये बिजनेस कैसे किए जाते हैं, अगर मैं आज की बात करूं करंट सिनेरियो में, तो मैक्सिमम बिजनेस ही ज्वाइंट वेंचर में किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज कोई भी पर्सन सारी की सारी स्किल्स अपने पास नहीं रखता। अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, हमें कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ये सुनते हुए आए हम। और क्या चाहिए, और हमें एसेट चाहिए जो कहीं ना कहीं कैपिटल का ही पार्ट है। अगर आपके पास बहुत अच्छी लगाने के लिए कैपिटल है तो मतलब आप एसेट की फॉर्म में तो लगाएंगे। व्हाट डज कैपिटल मीन, अगर आपने एसेट लगाए बिजनेस में, बिजनेस स्टार्टेड विद कमेंस किया आपने बिजनेस, कुछ कुछ एसेट लगा के, तो वो एसेट प्राइमरली हैं क्या, वो कैपिटल ही हैं। और आपको क्या चाहिए बिजनेस के लिए, हाँ जी, एंटरप्रेन्योर चाहिए, नहीं यहां तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोई बिजनेस माइंड वाला पर्सन चाहिए जो उस बिजनेस को चला सके। और क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, मतलब हमें लोकेशन चाहिए, वेरी गुड। और क्या चाहिए, पैसा तो कैपिटल में आ गया, एसेट भी पैसा ही है, वो भी आ गया, हाँ जी। मटेरियल, अगेन गुड्स, मटेरियल, सामान, एसेट, ये सब एक ही चीज है। प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट तो एंड रिजल्ट है। बिजनेस हर कोई स्टार्ट प्रॉफिट की इंटेंशन से ही करता है, अब वो हो या ना हो वो एक अलग बात है, उसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे गारंटी के साथ इंश्योर नहीं कर सकते। अगर इंश्योर हो सकता तो सब लोग ये बिजनेस कर रहे होते, वो तो एंड रिजल्ट है, हमेशा हमको चाहिए, दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन। मैं तो वो चीज की बात कर रहा हूं जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता आज के टाइम पे, हाँ जी। लेबर चाहिए, चलो जी। और क्या चाहिए, क्या आज के टाइम पे बिजनेस लेबर ओरिएंटेड हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी कैपिटल ओरिएंटेड हो रहे हैं। आज के टाइम पे तो लेबर का काम ही नहीं है, जो काम 10 लोग करते थे वो एक हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके जी। हमें मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, हमें सेलिंग की नॉलेज चाहिए, और ये सारी की सारी नॉलेज एक पर्सन के पास नहीं हो सकती। हमें अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए, हमें फाइनेंस का कोई पर्सन चाहिए, ये सारी हमें स्किल्स चाहिए। क्या कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके पास सारी की सारी स्किल्स हो, आंसर इज नो। अगर कोई आईटी गाय है तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स उसकी स्ट्रांग होंगी। अगर कोई प्रोफेशनल है, सीए सीएस सीएमए की बात करें तो उसका अकाउंटिंग फाइनेंस स्ट्रांग होगा। ना सीए सीएस सीएम में इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकता है, ना वो आईटी गाय कर सकता है, क्योंकि उसको भी अकाउंट फाइनेंस चाहिए होगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपके हिसाब से, हालांकि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट की या ये टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट की? कौन सा पर्सन बिजनेस ज्यादा अच्छा कर सकता है, कौन सा कर सकता है? अकाउंटिंग फाइनेंस वाला ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर सकता है। अभी आप सब लोग देखते होंगे शार्क टैंक इंडिया वगैरह आता रहता है, हमारी और नॉलेज बढ़ती है। तो वहां पर जो भी उनके पास पर्सन आता है अपनी पिच रखने, कोई भी आता है जिसको फंड्स चाहिए होते हैं, उनके साथ वो जो बातें कर रहे होते हैं वो अकाउंटिंग फाइनेंस की टर्म्स में कर रहे होते हैं या टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं। अभी आप लोग जो कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं, आप उससे रिलेट भी कर रहे होंगे। वो उसमें पूछते हैं कि बताओ जी
आपका रिस्क रेशियो क्या है, या आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी हुई है, और कौन कौन आपके साथ इस वेंचर में है, मतलब आपने अपनी ओनरशिप कितनी डिल्यूट कर रखी है, ये सारी वो बातें करते हैं। आपका प्राइस पर प्रोडक्ट का रेशियो क्या है, आपका जो प्राइसिंग है एक प्रोडक्ट का, अगर 100 रुपये बनता है तो वो कैसे कैसे बनता है, उसका बाइफर्केशन करो। वो कहते हैं हमारा 30 रुपये पैकेजिंग में जाता है, 20 रुपये हमारा मार्केटिंग में जाता है, इतना हमारा प्रॉफिट है। वो बोलते हैं आपका एपिडिडा कितना है, ये टर्म आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये टर्म्स तो हमारी है ना अकाउंटिंग फाइनेंस की, तो वो जितने भी वहां शार्क्स बैठे हैं उनका ये वाला पार्ट अकाउंटिंग फाइनेंस वाला, फिर चाहे वो IT पर्सन है या कुछ भी है, ये उनका बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। क्योंकि जिसका यही स्ट्रांग होगा वही अपने बिजनेस के प्रॉफिट पे, फंड पे पकड़ रख सकता है। असली पैसा तो यहीं पर चल रहा है ना अकाउंटिंग फाइनेंस में, पैसे का रख रखाव रखना, पैसे का ध्यान रखना। तो चाहे किसी ने वहां पे इंजीनियरिंग करी हुई है या कुछ भी करा हुआ है, उसको अकाउंटिंग फाइनेंस तो सीखना ही पड़ेगा। और आपका तो कोर एरिया ही है, तो ऑब्वियसली आप सब लोगों से एक एज पे रहते हैं, इसलिए लोग आपको रखते हैं ये काम करने के लिए। अब हमको ये काम तो आता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए तो पैसा भी चाहिए, पैसा आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे इस टॉपिक में 2 लोग हैं। कौन है 2 लोग? एक है जिसका नाम है मोनू, ठीक है, और दूसरा नाम आप बता दो। दूसरा नाम है, थोड़ा ऐसा नाम बताओ जिसमें अमीरों वाली फील आए। ठाकुर साहब? नहीं, उसमें नहीं आएगी। टॉम बॉय? अच्छा, ओबराय। चलो जी, दूसरा नाम है मिस्टर ओबराय। तो ये मोनू जो लड़का है, ये है बहुत मेहनती। इसने पूरी जिंदगी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, लेकिन ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड नहीं था उतना अमीरों वाला, तो पैसा नहीं है, लेकिन काम करने का जज्बा बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, स्किल्स बहुत ज्यादा है। और ये है मिस्टर ओबराय, जिनके फादर भी थे मिस्टर ओबराय। तो उनकी वेल्थ चलती हुई आ रही है, पैसा कूट कूट के भरा हुआ है इनके परिवार में। और ये क्या चाहते हैं कि आगे जो मेरा बेटा है मिस्टर ओबराय, वो भी अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाए। तो जब पैसा चलता हुआ आ रहा है तो बिजनेस तो चल ही सकता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए क्या सिर्फ पैसा चाहिए? नहीं, पैसे के साथ दिमाग भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। ना अकेला ये कुछ कर सकता है, ना अकेला ये कुछ कर सकता है। तो दोनों ने क्या सोचा, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और वो बिजनेस इन्होंने कैसे किया? इन्होंने वो बिजनेस किया ज्वाइंट वेंचर में, दोनों ने हाथ मिला लिए और ज्वाइंट वेंचर में वो बिजनेस को स्टार्ट किया। जनरली ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, जो आपके रिस्क हैं वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि खाली मनी ही एक रिस्क है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। गुडविल भी एक रिस्क है, अगर आपकी गुडविल खराब होती है या खराब हो सकती है, उसका भी आपको एक रिस्क है। आप खुद काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, पैसा तो आपके पास बहुत है, तो रिस्क है कि आपकी गुडविल जो इतने सालों से आपके एंसेस्टर्स ने क्रिएट करी हुई है, अगर बेटा अगली जनरेशन का नालायक निकल जाए तो उनको पैसों की तो इतनी चिंता नहीं होगी। किसकी चिंता होगी? कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट थी, हम लिखते थे 1930, 1940, 1950, क्या पता उसी पे दाग लग जाए और आगे बिजनेस कैरी ऑन ना हो पाए। तो इसको अपनी गुडविल की दिक्कत है और इसको पैसे कमाने ऑब्वियसली, तो दोनों का कोई मोटिव है, इसलिए वो इकट्ठे होकर एक बिजनेस में आ सकते हैं जिसका नाम क्या है, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। अब इस बिजनेस को कोई एक्ट के थ्रू गवर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में जो भी क्लॉजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। दोनों क्या चाहते हैं एक दूसरे से, या फिर उनकी क्या टर्म्स कंडीशन है, वो दोनों ही आपस में तय करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो खर्चे होंगे, खर्चे होंगे, सामान बिकेगा तो सेल भी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। तो जब प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट बटेगा भी, और जब प्रॉफिट बटेगा तो हिसाब किताब तो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी ज्वाइंट वेंचर में आगे हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इसी की। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग सोचते हैं ये काम और कहां पर होते हैं। अगर हम लोग आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा रीड करें तो आपको दिखेगा मोरलेस हर एक इंडस्ट्री में ही ज्वाइंट वेंचर बिजनेस किए जा रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई फर्म खुद से पूरा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है कहीं ना कहीं मेरा रिस्क शेयर हो जाए, और जितना ज्यादा मेरा रिस्क शेयर होगा उतनी ज्यादा मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी। आपको पता है किसी को हमको करने में थोड़ा ही रिस्क है तो ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, आराम से लेंगे। और पता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है और सारा रिस्क मेरे पे ही आएगा तो हम वो काम ही नहीं करेंगे। आप आज की मूवीज की बात करो, कोई मूवी रिलीज होती है तो पता चलता है उसमें एक प्रोड्यूसर नहीं है, 2-3 प्रोड्यूसर लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, एक आधा एक्टर उठाएंगे साउथ का, जो साउथ का बड़ा फेमस होगा, एक 2 एक्टर नॉर्थ के भी पकड़ लेंगे,
और ऐसी मूवी बनाएंगे जिसको पैन इंडिया एक्सेप्ट करेगा। नॉर्थ के लोग भी देखेंगे, साउथ के भी देखेंगे, पूरा इंडिया देखेगा और मूवी हमारी क्या होगी, चल जाएगी। तो वहां पर जो प्रोड्यूसरशिप होती है, नॉर्थ का भी कोई बड़ा प्रोड्यूसर मान लेते हैं करण जौहर, उसने भी पैसे लगाए, और साउथ का भी कोई बड़ा प्रोड्यूसर राजा मौली वगैरह जो करोड़ों करोड़ों रुपए की फिल्में बनाते हैं, उन्होंने भी साथ में पैसे लगा लिए। तो जब दोनों ने मिलकर कोई मूवी बनाई तो ऑब्वियसली मूवी तो बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन क्या उनका रिस्क 100% होगा या शेयर हो जाएगा? उनका रिस्क शेयर हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी यहां पर शेयर हो जाएगी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के बारे में, फिर धीरे धीरे इसकी अकाउंटिंग वाले पार्ट पे हम लोग आगे चलेंगे। सो पुट द हेडिंग एवरीवन, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। और लिखेंगे आगे जॉइंट वेंचर, इसको हम प्यार से बोलेंगे पूरे टॉपिक में जेवी, और इसमें कौन कौन से भी किरदार और ऐड होते जाएंगे वो भी आपको ध्यान रखने। सो जेवी इज अ शॉर्ट टर्म, जेवी इज अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस, टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस undertaking and managed jointly by two or more persons who share the profits and losses in an agreed ratio. Joint venture is a short term temporary form of business undertaking and managed jointly by two or more persons who share profits and losses in an agreed ratio. Okay जी। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब प्रॉफिट और लॉस के लिए किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आते हैं, और ये जो काम होता है ये एक लॉन्ग टर्म या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं होता, जहां पर हम देख के चलते हैं कि हमारे बिजनेस का इनफिनाइट इनडेफिनेट फ्यूचर है। यहां पर एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी प्रोजेक्ट के लिए काम किया जाता है, और जैसे ही प्रोजेक्ट एंड होता है आप लोग उन अकाउंट्स को क्लोज करते हो, और जिसने जिसको पैसे देने होते हैं वो पैसे देता है, एंड दैट्स द एंड। मतलब आगे दोबारा से इस बिजनेस में आने की अभी हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है हम आए, लेकिन अभी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। ओके जी। अब करण जौहर और राजा मौली ने दोनों ने मिलकर एक मूवी बनाई, क्या उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम ऐसी 10 मूवी बनाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं किया। एक मूवी बनाई है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो वापस से सोच सकते हैं दोनों साथ में आने के लिए। आगे की कोई कमिटमेंट नहीं है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, इसी प्रोजेक्ट के लिए बन रहा है, दैट्स इट। सर ऐसे और क्या क्या बिजनेस है जो ज्वाइंट वेंचर में किया जा सकते हैं? मोर और लेस एवरी बिजनेस कैन बी डन अंडर अ ज्वाइंट वेंचर। इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कुछ बिजनेस हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, सभी हो सकते हैं। जहां पर या तो दो लोग मिलकर पैसा लगा रहे हो, एक पर्सन पैसा लगा रहा हो, दूसरा कोई स्किल या नॉलेज लगा रहा हो, एंड वाइसा वर्सा कुछ भी हो। ओके जी। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत कॉमन है, जहां पे ज्वाइंट वेंचर फॉर्म में बिजनेस होता है। रीजन बिंग बहुत ज्यादा अमाउंट के वो बिजनेस होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक कंपनी उसके अंदर नहीं आ सकती। इंश्योरेंसेस की बिजनेस भी ऐसे होते हैं जो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, वाइल डूइंग अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। वहां पर क्या होता है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी ने, किसी एक कंपनी ने, उनके शिप्स वगैरह चलते हैं और करोड़ों रुपए का सामान जाता है। अभी तो आप लोगों ने कंसाइनमेंट में देख भी लिया कैसे शिप चलते थे, बोट चलती थी। तो क्या भरोसा होता है कि जो सामान गया वो पहुंचेगा भी वहां तक? नहीं भरोसा। और सामान तो छोड़ो, शिप खुद भी डूब सकता है। सामान तो कुछ लाखों का या करोड़ों का हो सकता है, सामान वो शिप तो कितने करोड़ों रुपए का होगा। तो जिसका शिप है अगर वो ही डूब जाए तो उसको बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। तो इतने करोड़ों का नुकसान बियर करने वाली इंश्योरेंस कंपनी भी तो डरेगी कि मैं इसका इंश्योरेंस कैसे करूं, डरेगी कि नहीं करेगी? तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने साथ पार्टनरिंग करती है, और एक और इंश्योरेंस कंपनी को बोलती है कि मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मैं अकेला नहीं झेल सकता,
क्या आप भी मेरे साथ आना पसंद करोगे? तो अगर कोई भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी उसके साथ मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं री इंश्योरर। मतलब सेकंड इंश्योरर आपके साथ क्या है? जो क्लाइंट है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्लाइंट को मतलब है कि आप कि जिसके साथ आपकी इंश्योरेंस हो रही है वो आगे इंश्योरेंस का कुछ पार्ट आउटसोर्स कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब क्लेम पूरा फाइल होगा, इनकेस कुछ लॉस हो जाता है तो क्लाइंट को तो पूरा ही मिलेगा। फिर चाहे ये इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली दे रही हो या कुछ पार्ट री इंश्योरेंस कंपनी से लेकर फिर दे रही हो, क्या कंपनी को कुछ भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन करता है? डॉक्यूमेंटेशन का काम लीड इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। जो भी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसका उस क्लाइंट से। बात समझ में आई सबको? इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किए जाते हैं। और कहां पर ज्वाइंट वेंचर हुए? आप लोग देखते हैं रोज लक्ष्मी नगर में दिल्ली मेट्रो चल रही होती है, यस और नो? दिल्ली मेट्रो इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। इसमें ज्वाइंट वेंचर क्या हुआ? इसमें आधा काम पकड़ा हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, और आधा काम उन्होंने किसको दे दिया? जापानीज कंपनी को। क्योंकि जापानीज कंपनी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो उन्होंने बोला जो हमारा पहला फेस रन होगा, अभी पूरी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, पहले उन्होंने बोला जो पहला फेज है, हमें नहीं पता ये मेट्रो का स्ट्रक्चर कैसा है, और इंडिया में सबसे पहले आई थिंक दिल्ली मेट्रो ही आई थी, अब तो बहुत सारी स्टेट्स में आ चुकी हैं, तो हमें नहीं पता। अच्छा, कोलकाता में आई थी, पर शायद उनका ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं था, वो डिफरेंट तरीके से चलती है, वो ये वाली मेट्रो नहीं है। तो उन्होंने एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज ऑलरेडी जो रन कर रही थी उनको बोला कि हमारे लिए जो कोचेज हैं वो आप बनाएंगे। तो कोच बनाने वाला काम है वो जापानीज कंपनी को दे दिया। कोच बाहर से यहां पर इंपोर्ट हुए। हमारा क्या काम था? हमारा काम था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, सारे पिलर क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म बनाना, ट्रैक बनाना, ये सारा इंडियन कंपनी को मिला। और बाकी काम किसको मिला? एक फॉरेन कंपनी को, यू कैन से एक जापानीज कंपनी को। और दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुल किया। तो वो खाली फर्स्ट फेज तक ज्वाइंट वेंचर था। उसके बाद हम लोगों ने कॉपी पेस्ट तो हमको अच्छे से करना आता है, एक बार कोई करके बता दे कैसे करना है फिर तो हम कर लेंगे। उसके बाद जितने भी कोचेस बन रहे हैं वो सब इंडियन बेस्ड बन रहे हैं, इंडियन कंपनी बेस्ड बन रहे हैं, उधर हमारा कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं है। तो जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है शॉर्ट टर्म टेम्पररी फॉर्म के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म टेम्पररी फॉर्म था जिसमें लिख दिया जाता है कि ये 2 साल 3 साल के लिए प्रोजेक्ट ओवर होगा, तो आगे का नहीं पता, मे बी हम दोबारा से एक और एग्रीमेंट करें, नहीं तो कोई कमिटमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। क्या इसके साथ हीरो होंडा वाला एग्जांपल भी आ जाएगा? आंसर इज नो। हीरो होंडा ने जो मर्ज किया, हीरो होंडा में मर्ज हुई, तो वहां पर उनका वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, उसमें उनका कुछ पर्टिकुलर टाइम बेस्ड मैनर में नहीं था, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा टाइम नहीं लिखा गया था। हालांकि वो वापस से डीमर्ज होगा, अब हीरो अलग है होंडा अलग है, एक अलग बात है। लेकिन जब हीरो होंडा इकट्ठा हुआ था तो वो मर्ज वाले बिजनेस की तरह हुआ था। वो आप पढ़ेंगे अमेलगमेशन वगैरह में, जब दो कंपनीज आपस में अमेलगमेट होती हैं, मर्ज होते हैं, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बातें चलेंगी। ओके जी, वो अभी हमको यहां पर नहीं पढ़ना, वो आपके सीएम में फाइनल में आप लोग पढ़ेंगे। अभी हमको टेम्पररी बिजनेस का जो ज्वाइंट वेंचर होता है वो काम में आएगा। हालांकि यही अकाउंटिंग आगे भी आपकी चलने वाली है। तो यहां पर बहुत डिफरेंट तरीके से बिजनेस किए जाते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करो जी इसके आगे। नेक्स्ट लिखो, मॉडर्न बिजनेसेस requires varied skills, comma, high or higher investment and more risk। तो आजकल जो बिजनेस है उसमें बहुत स्किल्स चाहिए। वो लालागिरी वाले बिजनेस बंद हो चुके हैं कि एक ही दुकान है 50 साल से चल रही है, चलती जाएगी। नो, अब धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। अब आपको हर जगह एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया से भी बिजनेस चल रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी से बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस में एआई को लेके आ जा चुके हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी आपका फुल प्रूफ होना चाहिए। आपको लीगल कंप्लायंसेस भी करनी है। वो पहले वाला टाइम चला गया, कोई लीगल कंप्लायंस करो ना करो कोई नहीं पूछने वाला। आज हर एक चीज के नोटिस आते हैं और आपको फिर जितना कंप्लायंसेस की कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा टाइम आपको कॉस्ट उन नोटिस के लिए बियर करनी पड़ती है। तो आपको हर एक चीज में मॉडर्न रहना पड़ेगा। तो जिसके लिए क्या लगेगी? हायर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू रिक्वायर दैट टीम, और ऑब्वियसली मोर वहां पर आपको रिस्क भी लगाना पड़ेगा। ओके जी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट होती है या फिर कहते हैं कंपनी के पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, तो जो उसकी वैकेंसीज निकलती हैं वो हर लेवल पे निकलती हैं। आप कोई भी बिजनेस पकड़ो, चाहे प्राइमरीली किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है
तो वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो ज़्यादा हायर करेंगे। पर क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करेंगे? क्या इन्फोसिस कंपनी सीएमएस को हायर नहीं करती? बिल्कुल करती है। अगर नहीं करेगी तो उनका अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन देखेगा? क्या उनके ऊपर दूसरी तीसरी कंपनी या इंडिविजुअली कोई लीगल केस फाइल नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। तो क्या उस कंपनी के ओनर चले जाएंगे केस को लड़ने, या उनका भी एक लीगल डिपार्टमेंट होना चाहिए? उनका भी एक लीगल डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो कंपनी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे फोकस करती हो, लेकिन उसको स्टिल सारे के सारे डिपार्टमेंट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। पहले वाले बिजनेस हो रहे हैं बंद, जहां पर प्लानिंग भी बिजनेस की मैं करता था, स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज मैं करता था, ओके, स्टाफिंग भी मैं ही करता था कि किस छोटू को रखना या किसको नहीं रखना, डायरेक्टिंग भी मैं ही करता था, डायरेक्शन भी मैं ही दे रहा हूं, और कुछ गलतियां होती थी तो कंट्रोल भी मैं ही करता था, अकाउंटिंग फाइनेंस भी मैं ही करता था, अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी मैं ही करता था। एवरीथिंग एक दो लोग करते हैं या फैमिली बिजनेस होता है। अब वो काम नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अपनी नॉलेज है, अपनी स्किल्स है, आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। ओके जी, वो जो जैक ऑफ ऑल डिपार्टमेंट वाला काम है ना, एंड मास्टर ऑफ नन, वो हो गई कहानी पुरानी, कि सब कुछ आता है पर कोई भी स्पेशलिटी वाला काम नहीं आता। अब स्पेशलिस्ट चलते हैं, वो सब कुछ करने वाले जो झोला झाप डॉक्टर होते हैं ना, कुछ भी हो जाए, आपको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, हार्ट में दिक्कत है, हड्डियों में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, उनके पास वही 5 रंगीन गोलियां खा लो और फिट हो जाओ। वो वाला इलाज आपका होना बंद हो चुका है। आंखों की दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट की दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, नर्व्स में कोई दिक्कत है, माइंड में दिक्कत है तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हड्डियों में दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिक्स हैं। हर एक फील्ड की अपनी नॉलेज है। तो आप मुझे बताओ कौन लोग ज्यादा पैसे कमाते होंगे? वो झोला झाप डॉक्टर जिनके लिए एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑल है कि कोई भी आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, 100 रुपए लेंगे, 50 रुपए लेंगे, हर तरह की दवाई उपलब्ध है, एक लेवल तक इलाज करेंगे, नहीं तो बाद में बोल देंगे अब हमारे भी हाथ खड़े होगा, इसके आगे का हमें नहीं पता। उनकी एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगी फ्यूचर में, या जो पर्टिकुलर एक चीज में स्पेशलिस्ट है उनकी फीस ज्यादा होगी? जो एक चीज में स्पेशलिस्ट है, और हमको भी स्पेशलिस्ट बनना है, हम प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं। अभी आप खुद देखो, आपने कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दिए धीरे धीरे, और सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट है। आप टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट टैक्स से मतलब इनकम टैक्स, कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस ही सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं, और वो तो मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। अगर आप जॉब में जाएंगे तो पता चलेगा आप इनकम टैक्स में भी सिर्फ कैपिटल गेन वाले डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी कैपिटल गेन में ही खपा दी, और दूसरा डिपार्टमेंट में आपको काम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसी में इतना काम है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपने जीएसटी में ही अपना पूरा प्रोफाइल बना लिया। तो एक ही सब्जेक्ट में ही आपको 2 कम से कम करियर मिलते हैं। अकाउंटिंग में आप इतनी सारी जगह अलग अलग अपना करियर बना सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, पर्टिकुलर किसी ब्रांच अकाउंटिंग में ही आप वही डिपार्टमेंट संभालते हैं। ऐसे कोई भी आप पर्टिकुलर चीज देख लें। अब लॉ की बात करें तो कंपनीज एक्ट, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन गए, या आप किसी और एक्ट पे काम कर रहे हैं। जो मैट्रिमोनियल लॉयर होते हैं उन्होंने बस मैट्रिमोनी एक्ट पढ़ा होता है, उनको और किसी के बारे में नहीं पता, ना उनको पता करने की जरूरत है। ठीक है जी, तो सब कुछ हमको जानना तो है ही इस कोर्स के लिए, लेकिन आगे के लिए हमको एक पर्टिकुलर चीज में क्या बनना है? स्पेशलिस्ट। और वही ज्वाइंट वेंचर की रिक्वायरमेंट लेके आता है। यहां पर हर एक पर्सन को उसका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, और वो अपने डिपार्टमेंट में क्या है? स्पेशलिस्ट है। और क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है तो मैं सब कुछ ही कर लूंगा और बिजनेस चला लूंगा, ये वाली सोच अब खत्म करनी पड़ेगी। चलो जी आगे चलते हैं। तो मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स वेरिड स्किल्स, अलग अलग आपको स्किल्स चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी और रिस्क भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। सो टू मिटिगेट these risks often businesses are run under joint venture agreement. Often businesses are run under joint venture agreement. तो इन रिस्क को कम करने के लिए बिजनेस को कैसे करते हैं हम लोग? मिलजुल कर करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में करते हैं। 3-4 कंपनीज मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देती हैं। अभी आप लोगों ने देखा G20 हुआ, तो G20 के अंदर मोदी जी ने कितने सारी कंपनीज को साथ में लेके चले। किसी को बोला आपका ये काम है, किसी को बोला ये काम है, सबको अलग अलग काम बांट दिए। किसी को सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग का काम दे दिया, किसी को साफ सफाई का काम दे दिया, किसी को वहां से जो डेलीगेट्स आएंगे उनका मैनेजमेंट करने का काम दे दिया। होटल्स वालों को पकड़ा, उनको बोला भाई इस कंट्री का प्रेसिडेंट आपके होटल में रुकेगा, आपको देखना। किसी को कुछ और दे दिया, और सबने मिलकर इस टेम्पररी जो काम था इनका, ज्वाइंट वेंचर था, उसको सक्सेसफुल क्या करा? इंप्लीमेंट करा।
तो जब आपके पास ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, आप इंडिपेंडेंटली उसको नहीं कर सकते। आपके पास हो सकता है कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाए और उसको सब कुछ ही कराना है, क्लाइंट 10 जगह पे नहीं जा सकता, उसके पास टाइम नहीं है, उसको ध्यान किस में लगाना है, अपने खुद के बिजनेस में। तो उसने आपको काम दिया और बोला आप मेरी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर दो, फिर आप मेरी अकाउंटिंग भी आप ही देखोगे ऑब्वियसली, फिर भी जो बाकी काम होंगे मेरा ऑडिट भी आप कर देना और भी सारी चीजें आप देख लेना। तो सबसे पहले तो उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आप सोचेंगे सर इन कंपनी इनकॉर्पोरेट वाला काम हमने तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा, मेरा एक भाई है या दोस्त है वो सीएस कर रहा है, उसने बहुत डिटेल में पढ़ा, चलो मैं उससे बात कर लेता हूं, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देगा। ओके जी। फिर वो बोलेगा कि आपको उसकी अकाउंटिंग भी करनी है, तो आप कहोगे मेरा एक दोस्त सीए भी है, उससे अकाउंटिंग का काम कराओगे। फिर उनका जो कॉस्ट ऑडिट वाला एरिया है वो आप कहोगे इसके लिए तो मैं ही स्पेशलिस्ट हूं, मैं ही कर लेता हूं। फिर कुछ उनके ऊपर नोटिस वगैरह आए होंगे, उनके रिप्लाई करने होंगे, तो आप अपने किसी लॉयर भाई को पकड़ेंगे। तो मिलजुल के जब आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। और वही पूरा स्ट्रक्चर हमको यहां पर लेके उसकी अकाउंटिंग करनी है। चलो जी आगे लिखेंगे सब लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। एग्जाम्पल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब देखो आपको ना चीजें ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी है, तब आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोग देखते होंगे जब कभी कहीं फ्लाईओवर बन रहा होता है या रोड बन रही होती है, तो आधी रोड या जहां पर रोड बन रही होती है उसको बंद किया गया होता है, देखा आप लोगों ने कई बार। और बल्कि वो 2 साइड जो रोड होती है उसको 1 साइडेड ही कर दिया होता है, ट्रैफिक जा भी रहा है, अब आ भी रहा, मजबूरी है, क्या करें, इतने हिस्से की रोड बन रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते आज के दिन खाली लोग आएंगे ही, जा नहीं सकते, वो तो सारा हौच पौच हो जाएगा ट्रैफिक। तो चाहे वहां पर जाम लगे कुछ भी लगे, उनको 1 वे करना पड़ेगा। तो जो रोड के हिस्से पे काम चल रहा होता है, लेबर काम करती है, उसको क्या वो खुला रखते हैं कि कोई भी आगे बेचारी काम करती हुई लेबर के ऊपर चढ़ जाए? क्या करके रखते हैं वो? बंद करके रखते हैं। कैसे बंद करते हैं? बैरिकेड लगाते हैं। कौन सा बैरिकेड लगाते हैं? वो दिल्ली पुलिस वाला लगा देते हैं। कौन सा लगाते हैं? कंस्ट्रक्शन वाला लगता है, और उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ये कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है और किसके साथ मिलकर कर रही है। देखा आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो? ऐसा होता है। तो वहां पर जो वो काम हो रहा है, किस कंपनी, कौन सी कंपनी एक दो मिलके कर रही है, वो जॉइंट वेंचर में ही कर रही है। टेम्पररी फॉर्म ऑफ वर्क है, हो जाएगा, निपट जाएगा, रोड आप सबके लिए ओपन हो जाएगी। आप सब लोग मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं कि नहीं देखते? तो आप वहां पर भी देखते हैं कितने सारे लोग उसके एसोसिएशंस में होते हैं। कभी लिखा हुआ आता है मीडिया पार्टनर्स, नव भारत टाइम्स और उनके लोगों से बने हुए आते हैं। रेडियो पार्टनर्स 98.3 एफएम, ये एफएम वो एफएम आता है। हाँ जी, स्ट्रीमिंग पार्टनर्स, मतलब ये जब मूवी बाद में थिएटर से उतर जाएगी तो कहां पर स्ट्रीम होगी आपको वहीं पता चल जाएगा अगर आप हॉल में देखने जाते हो। अगर वहां नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है मतलब ये बाद में नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। Amazon प्राइम आया मतलब उसी को इसके राइट्स जाएंगे। और उसके बाद आप, आई डोंट नो आपने कितना ऑब्जर्व किया नहीं किया, आप देखते होंगे वहां पर किसी सीए फॉर्म का या सीएस या सीएमए फॉर्म का भी जरूर नाम आता है। किसी ने ऑब्जर्व किया? कोई भी वेब सीरीज उठा लेना आपको दिखेगा। सर ऑब्जर्व कहां करेंगे? एक छोटा सा बटन होता है स्किप का, हम तो सीधा उसको दबाते हैं, हमको नहीं मतलब कि क्या पहले चल रहा है या नहीं चल रहा, हम तो सीधा उसी पार्ट पे आते हैं जो हमें देखना अल्टीमेटली। ओके जी। तो वो चीजें भी आपकी नॉलेज क्रिएट करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बना है इसके बैकएंड में कितने लोग लगे हुए हैं, क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना उनको। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपनी का काम आया और उस कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए क्या करा, अपना वो भी किसी कंपनी की, वो बेसिकली मीडिया कंपनी थी, तो वो भी एक मूवी में मीडिया पार्टनर बन गई। मीडिया पार्टनर होते हैं ना कि अगर हम आपकी मूवी के मीडिया पार्टनर्स हैं तो हम आपका प्रमोशन कराएंगे। आप लोग कभी कभी कुछ मीडिया हाउस में देखते होंगे जो बहुत प्राइवेट होते हैं, उनकी न्यूज़ तो पहले प्रॉपर चल रही होती है, धीरे धीरे उनकी न्यूज़ छोटी हो जाती है। न्यूज़ छोटी का मतलब एंकर बेचारा छोटा हो जाता है और लेफ्ट साइड में सारा का सारा प्रचार चल रहा होता है।
मूवी का, किसी बिजनेस का, सतमोला का, पता नहीं किस किस का, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो बेचारा जो मीडिया हाउस है वो प्रचार क्यों कर रहा होगा, मुझे बताओ। उसको पैसे मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। जो वो कंपनी है उनका नाम लोग देखेंगे, आप जैसे लोग, तो उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे ही वो हमारी कंपनी थी जिन्होंने अपने प्रचार के लिए अलग अलग जगह पर अपना नाम दिया। और हमारा क्या फायदा होता था, हमको बस वो मूवी के स्टार्टिंग में चेक करने के लिए कि उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी मूवी की टिकट फ्री में मिलती थी। हमारे को बस इसी चीज का ऑडिट करना होता था कि एक्चुअल में जो उसने पैसे दिए हैं उस पर्टिकुलर थिएटर को, क्या वो उसका कंपनी का नाम, वो लोगो उधर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वहां से नॉलेज डेवलप होनी शुरू हुई कि ठीक है जी, इन चीजों का मतलब ये होता है, क्या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और आप जैसे लोग, बेचारे लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, उसको वैसे स्किप कर देते हैं, तो कहां से उनकी कंपनीज चलेंगी। तो वो हर एक चीज ज्वाइंट वेंचर में की जाती है। कोई भी काम हो रहा है वो अकेला नहीं कोई भी कर रहा, बहुत सारे लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, पार्टनरिंग कर रहे हैं। तो लिखो जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो, रोड हो, फ्लाईओवर हो, जैसे हमने देखा रोड बंद होती है तो कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही होती है, वो सब ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल है। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। ध्यान रखना है। अब आप लोग अपने आसपास कुछ शॉप्स देखते होंगे जिनका नेचर ऑफ वर्क कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। वो जो भी सीजन आता है, जो भी त्योहार आता है, उसका सामान रख के बैठ जाते हैं। अभी होली आएगी तो देखेंगे उनकी दुकान के बाहर रंग और पिचकारियां मिलने शुरू हो जाएंगी। दिवाली आएगी तो पटाखे लगा के बैठ जाएंगे। 15 अगस्त आएगा तो उसी दुकानों पे पतंगे बिकनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, 15 अगस्त पे पतंगे ही बेचेंगे, रेवड़ी थोड़ी बांटेंगे। बताओ, कह रहे 15 अगस्त पे सर पतंगे। ठीक है जी। तो मतलब जो भी नेचर ऑफ सीजन या फेस्टिवल आ रहा है, हम उसी के होली है, हमारा खुद का कोई बिजनेस नहीं है। तो जो होलसेल बिजनेसेस भी लोग करते हैं, वो अपने लिए सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो दूसरों के लिए भी खरीद लेते हैं कि इतना सारा बिजनेस हमको मिलेगा, हम लोगों को सेल करेंगे तो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग होगी। अभी देखो, आप लोग देखो, इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट होगा क्या, बल्कि होना शुरू हो गया है, जो बस इलेक्शन वाले ईयर में ही होगा और आगे पीछे उसका कोई मतलब नहीं है। कौन सा बिजनेस होगा? झंडे बनने शुरू हो जाएंगे पर्टिकुलर पार्टीज के, पैम्फलेट बनेंगे, और क्या बनेगा, और वो उनके बैचेस वगैरह होते हैं जो बच्चों को बांटते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। कैप्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं। ये सारी चीजें क्या आपको हर साल देखने को मिलती हैं? नहीं। अब यू ऑल नो दिस इज एन इलेक्शन ईयर, हर पार्टियों को ये सब चीजें चाहिए और बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए, लाखों में चाहिए। सबके घर घर जाके उनको झंडे लगाने हैं, टोपी बांटनी है, पैम्फलेट बांटने हैं, तभी वोट मिलेंगे। तो वो सब जाएंगे उस मार्केट में जिन लोगों ने ये काम कुछ ही महीनों के लिए करा है। इलेक्शन खत्म, उनका काम अगले 5 साल तक बंद। रीजनल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, स्टेट इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये वाले इलेक्शन तो फिर 5 साल बाद ही आएंगे। तब जाके दोबारा से देखेंगे कि वो काम वो कब शुरू करे, क्या वो उस पर परमानेंट सर्वाइव कर सकते हैं कि वही काम सुबह दोपहर शाम रोज बेचेंगे। कोई आएगा नहीं उनके पास इलेक्शन के बाद। तो अगेन वो कौन सा बिजनेस है? ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है, ज्वाइंटली रन किया जा रहा है। कोई चीज कहां से ला रहे हैं, कपड़ा कहीं से आएगा, प्रिंटिंग कहीं पर होगी, और अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे और सेल करेंगे। आगे चलो जी, नेक्स्ट। थर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोड्यूसिंग अ फिल्म और वेब सीरीज। अब फिल्म और वेब सीरीज में तो बहुत ज्यादा पार्टनरिंग होती है। आप लोगों ने देखा एक वेब सीरीज आई थी, वो वेब सीरीज ये अनअकैडमी वालों ने लॉन्च करी थी। कोटा फैक्ट्री थी, वो लॉन्च ही उन्होंने कर दी। मतलब अपना इंस्टीट्यूट चलाने के चक्कर में एक उन्होंने वेब सीरीज ही बना दी। और उस वेब सीरीज के हर एपिसोड में वो यही बोलते हैं कि भाई मैंने तो अनअकैडमी से क्लासेस ली हैं, तुम कहां से ले रहे हो, ताकि बार बार वो लोगों के मुंह पे चढ़े और अल्टीमेटली हमको वेब सीरीज से मतलब नहीं है, हमारा वो बिजनेस चल पड़े। ऐसी और भी आई थिंक फिजिक्स वाला नाम से भी वेब सीरीज। तो ऐसे जो कॉर्पोरेट्स आ गई हैं इन बिजनेस के अंदर, वो अपनी साथ साथ क्या करती हैं, वेब सीरीज खुद ही लॉन्च कर देती हैं। ओके जी। अभी देखो, अभी एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी? 12th फेल आई थी। उसमें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर फैकल्टी को ही रोल दे दिया, दृष्टि IAS वाले को, विजय दिव्यकृति सर को, विकास दिव्यकृति सर, उन्हीं को रोल दे दिया। और उनका रोल का इंडायरेक्टली मतलब क्या है, अगर पिक्चर हिट होगी
तो अल्टीमेटली उनका भी इंस्टीट्यूट हिट होना शुरू हो जाएगा। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ, उसके लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली, मतलब कुछ भी पैसा नहीं लिया, उनको पता अगर मूवी हिट हो गई तो इनडायरेक्टली कितना पैसा मिल जाएगा। तो अगेन यहां पर भी क्या हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर हो रहा है। आगे चलो, परचेज ऑफ अ लैंड कॉमा शेयर्स एंड सेलिंग देम। अब प्रॉपर्टीज के रेट, लैंड के रेट यू ऑल नो कि कितने राइज पे हैं। तो एक बंदे का काम नहीं है आज के टाइम पे रियल एस्टेट डेवलपर बन जाना। जो हम लोग देखते हैं गोदरेज के यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गया, इतने वहां पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सुपर टेक का काम हो रहा है, ये हो रहा है, क्या वो पर्टिकुलर एक ही बंदा ओन कर रहा है? आंसर इज नो। करोड़ों रुपए के वो प्रोजेक्ट है, एक कंपनी उसमें हाथ डाल ही नहीं सकती। लीगल कंप्लायंसेस भी देखनी होती हैं, बहुत चीजें। एक रेरा नाम का एक्ट लगता है उनके ऊपर, वो पहले नहीं होता था, इसलिए बेचारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा खराब हो जाता था। गवर्नमेंट उस एक्ट को लेके आई जिसके ऊपर इन डेवलपर्स के ऊपर कंप्लायंस बढ़ गई और अल्टीमेटली अब उनको टाइमली पोजेशन देना पड़ता है। अगर वो ना दें तो बहुत ह्यूज इंटरेस्ट के साथ उनको बाद में पैसा देना पड़ता है पोजेशन के टाइम पे। तो वो उनके ऊपर कंप्लायंसेस बर्डन और बढ़ गया, और साथ में हमारी अकाउंटिंग में भी उसका बर्डन आया। एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उसके ऊपर बना, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, कॉन्ट्रैक्टी होगा, उसको किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ये शायद आप लोग कॉस्टिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते होंगे, पढ़ा आप लोगों ने? तो वो कॉस्टिंग वाला पार्ट उधर पढ़ते हैं, जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। पुट द नेक्स्ट हेडिंग फीचर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिजनेस। अभी हम यहां पर मेरे थ्योरी लिखवाने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और वापस से आपको रिवीजन करनी होंगी तो थ्योरी से ही उस पर्टिकुलर टॉपिक का बैकग्राउंड बनेगा, आपको रिवाइज करने में इजी होगा। सेकंड थिंग, जो आपके एग्जाम में छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी थ्योरी आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी यहीं से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की कोई भी नीड नहीं रहती। चलो जी फटाफट से लिखेंगे। फर्स्ट, इट इज डन for a specific purpose and hence has a short duration Second, partners in joint venture are called as what? Co-venturers, शॉर्ट में प्यार से सीवीज। तो जो हमारे एग्जाम्पल में मोनू और मिस्टर ओबराय थे वो आपस में कौन है? वो सीवी हैं। आप उनको CV1 को-वेंचरर 1 और CV2 को-वेंचरर 2 बोल सकते हैं। वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, तो हम उसको पार्टनर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को-वेंचरर्स बोलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट लिखो। थर्ड, सीवीज में और मे नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल्स। को-वेंचरर चाहे तो और चाहे तो ना करे कंट्रीब्यूट कैपिटल, इसमें कोई कंपल्जन नहीं है। जनरली पार्टनरशिप में सभी एक अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर ऐसा क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि किसी के पास ऐसी स्किल है जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो वहां पर कोई पैसा नहीं लगाएगा, वो अपनी स्किल दे रहा है और वो स्किल के थ्रू आपके बिजनेस को चलाएगा। आप लोगों ने एक और वेब सीरीज देखी होगी जो TVF पे आई थी, बहुत ही अच्छी, आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी। उसका नाम था पिक्चर्स, देखी हुई है? उसमें 3 दोस्त होते हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कॉलेज के बाद। एक दो के पास बहुत पैसा होता है, एक के पास नहीं होता, तो जिसके पास नहीं होता वो तो अपनी कॉलेज के बाद ही जॉब पकड़ लेता है कि घर का खर्चा चलाना है, मैं तो जॉब पकड़ लेता हूं, इनको अपने सपनों की उड़ान जीने दो। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी सपना क्या होता है? अपना काम करना। तो वो दोनों दोस्त उसके घर आते हैं, बोलते हैं कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ दे और मेरे बिजनेस में आजा, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो वो ये बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी, मेरी तो शादी भी हो गई, तो मेरे ऊपर तो और जिम्मेदारी है, मैं जॉब कैसे छोड़ दूं? मैं यहाँ 50,000 रुपये कमाता हूँ, तुम तो नहीं भी कमाओगे तो भी चलेगा, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है। तो वो उसको क्या बोलते हैं कि भाई तू कमाए या ना कमाए,
हम तेरे को गारंटी देते हैं कि हम तेरे को 30,000 रुपए तो देंगे। अब वो 30 था क्या था अलग बात है, लेकिन उन्होंने उसको क्या दे दी, गारंटी दे दी, इतने तो देंगे, अब तू आके अपनी यहां स्किल्स यूज कर, और तू भी वो काम करना चाहता था, वही काम हम लोग यहां कर रहे हैं। तो उसके बाद वो एग्री होता है और धीरे धीरे करके वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी दिखाते हैं कि हम कहां कहां से फंड्स उठाते हैं, और अल्टीमेटली उनको पैसा मिल जाता है। तो वो भी एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जेवी बिजनेस हैज नो एक्ट, जेवी बिजनेस हैज नो एक्ट एंड जनरली no name is associated to this business। तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया जाता अलग से इस बिजनेस को। जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो ही नेम रहेगा, अलग से आपके इकट्ठे होने पे कोई नया नाम नहीं बनेगा। अभी कोई मूवी बनानी है तो जो मूवी का नाम है बस वही नाम है ना। अब मूवी के पीछे जो 4 लोग इकट्ठे होकर इस मूवी को क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो अपनी टीम का भी एक और नाम रखेंगे? आंसर इज नो। जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है बस उसी नेम के अंडर आप लोग ज्वाइंट वेंचरशिप में काम या बिजनेस कर रहे होगे। नेक्स्ट, जेवी कम्स टू एन एंड, जेवी कम्स टू एन एंड when that particular assignment और प्रोजेक्ट गेट्स ओवर। जैसे ही वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपकी जो ज्वाइंट वेंचरशिप है, जो आपका ज्वाइंट वेंचर का रिश्ता है, वो भी क्या हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। इधर ये नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह कैरिड डाउन करने वाला यहां प्रोसेस नहीं है कि अगले साल की भी सर बुक्स बनाएंगे। नो, यही साल है और यहीं पर आपकी अकाउंटिंग क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, assignment work is carried down on mutual basis। अब यहां पर जो काम किया जाएगा वो आपस में मिलजुल के किया जाएगा। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में 10 एक्टिविटी हैं तो 4 एक्टिविटी आप कर लो, 6 मैं कर लूं, और वो भी चूज करेंगे हम लोग समझदारी से, कौन से 4 काम आप अच्छे से कर सकते हो या आप सस्ते से कर सकते हो। उसके लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो आपके रेफरेंस से सस्ता मिल सकता है, या आपके घर के पास है तो आप क्वालिटी वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो वो क्या सामान मुझे आपसे मंगाना चाहिए, खुद आपकी जगह के पास जाके सामान लेना चाहिए? आपसे मंगा लेना चाहिए, मुझे इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, और जो काम मेरी जिम्मेदारी में जो मैं अच्छा कर सकता हूं वो काम मैं करूंगा। तो आपको म्यूचुअली वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी है और अल्टीमेटली ज्वाइंट वेंचर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आगे लिखो। नेक्स्ट, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म है? अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। Accounting for joint venture. So there are two different methods. There are two different methods of accounting in joint venture. हालांकि 3 मेथड है, लेकिन वो जो एक और मेथड है वो उसमें अकाउंटिंग के डायरेक्ट प्रिंसिपल्स नहीं लगते, इसलिए हम उसको अलग ही पढ़ते हैं इंडिपेंडेंटली। तो वो 2 मेथड क्या हैं? पहला, व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। एंड सेकंड, व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। अब ये सेपरेट सेट क्या है उसको समझते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। देखो, सेपरेट सेट का मतलब है अकाउंटिंग एक ही जगह होगी लेकिन उसके सेट और बना दिए जाएंगे।
जैसे आपको बुक मिलेगी, बुक तो एक बार किसी ऑथर ने या किसी भी फैकल्टी ने एक ही बार बनाई, अब तो उसके सेट बनाए जा रहे हैं ना, तो क्या मेरा माइंड दोबारा से चल रहा है उसको बनाने के लिए? क्या मेरे को दोबारा से मेहनत करनी है? नहीं करनी। अगर मुझे किसी और सब्जेक्ट की बुक बनानी पड़ेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की तो बन गई और वही आपको सबको सेट्स मिल जाएंगे। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब है या तो कोवेंचरर 1 अकाउंटिंग संभाल लेगा या कोवेंचरर 2 संभाल लेगा, और जब प्रोजेक्ट ओवर होगा, एक तो उसने अकाउंटिंग खुद ही की है, वही आपको कॉपी दूसरी आपको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। अलग से आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड नहीं होती, वहां पर क्या होता है? मैं अपनी बुक खुद बनाऊंगा और आप अपनी बुक खुद से बनाएंगे। आपने क्या क्या खर्चे किए वो आपको पता है, मैंने क्या क्या किए वो मेरे को पता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, हम अपने खर्चे और रेवेन्यू को क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, और अल्टीमेटली क्या प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको पता चल जाएगी, जिससे काम बहुत फास्टर नेचर से होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती हैं। चलो उससे पहले एक काम करते हैं, अभी आप सबके पास बुक नहीं है? सबको मिल गई है? किन किन के पास हैं? रेज योर हैंड। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ आएगा, कोई चिंता की बात नहीं, मैक्सिमम के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ जी, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जहां पर हमको कोई भी ऐसा अकाउंटिंग नहीं करनी, बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड होंगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया, आप देख लो, आपको व्हाट्सएप पे मिल गई होगी। चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1। A and B entered into a joint venture sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो दो को वेंचरर हैं A और B, जो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में आए, और इन्होंने क्या रेशियो रखी? 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख। सबसे पहले ए सामान लेके आया, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। परचेज का काम ए को दे दिया। ए शायद अच्छा नेगोशिएशन करता होगा, बार्गेनिंग करता होगा, तो उन्होंने कहा बिजनेस के लिए वही अच्छा है जो अच्छी बार्गेनिंग करके सस्ता सामान लेके आए और हमारे बिजनेस से कम पैसा बाहर जाए, तो ए को भेजते हैं। ए अच्छे से लड़ाई झगड़ा कर सकता है और सस्ते में सामान ला सकता है। आगे चलो जी, बी सोल्ड 95% ऑफ गुड्स फॉर 2,50,000। बी बेचने में अच्छा था, कस्टमर के साथ अच्छी अच्छी बातें बनाना जानता था, तो उसने कहा बेचने का काम कौन पकड़ेगा? बी पकड़ेगा। तो बी ने 95% गुड्स बेच दिए। कितने के? 2.5 लाख रुपए के। सारे नहीं बेचे, कितने बेचे? 95% बेचे। चलो जी, A is entitled to get 1% commission on purchase and B is entitled to get 5% commission on sale। ये इनके आपस में एग्रीमेंट में हुआ। उन्होंने कहा खरीदना तो आसान है लेकिन बेचना मुश्किल है। सामान खरीदने में थोड़ी इतनी दिक्कत आती है, आपको खरीदने जाना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिससे आप खरीद लोगे, लेकिन सामान को बेचना मुश्किल है क्योंकि 10 लोग और भी बेचने वाले होंगे। तो इसलिए परचेज पे कितनी कमीशन रखी? 1%। और सेल पे कितनी रखी? 5%। ये इन्होंने म्यूचुअल डिसाइड की है, और यहां पर सारी चीजें म्यूचुअली चलेंगी, चाहे वो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो कमीशन हो, अगर सैलरी होती है तो वो भी, या फिर क्या, या फिर जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी। आओ जी, ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ए ने कहा भाई अभी अभी तो हम लोग बिजनेस में साथ आए हैं और मैं सामान खरीद लाऊं और कल को हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बहुत दिक्कत है। अभी तो मेरा ही पैसा लग रहा है ना, मैं सामान खरीद के लाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम बेच दोगे, तो रिस्क किसका है बताओ?
ए को पहले खरीदना है तो अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगाने हैं, बी को क्या दिक्कत है, उसी का आया हुआ सामान बेच देना, बल्कि बेच के वो तो पैसे रख लेगा पहले दिन, ए को तो पैसे भी बाद में मिलेंगे। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपके ऊपर क्या बनाऊंगा, बिल बनाऊंगा, कितने रुपए का, 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, कम से कम मुझे इतनी तो तसल्ली मिले। अब बिल है तो बी के ऊपर तो एकदम से पेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं आती, 3 महीने का बिल बन गया तब तक तो तू सामान ही वही बेच देगा, और सामान बिक गया होगा तो पैसे आ चुके होंगे, तो मेरा बिल्स पेबल की जो मैच्योरिटी डेट है उस पर पेमेंट भी कर सकते। जैसे होते हैं ना पोस्ट डेटेड चेक, जहां पर हमको किसी पे भरोसा नहीं होता और हम स्टिल उसको पैसे दे देते हैं, तो हम सामने वाले को क्या कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर, हमें पोस्ट डेटेड चेक दे दे, कि कल को अगर उस ड्यू डेट पे तूने हमको पैसे नहीं दिए तो हमारे पास उस डेट का चेक तो होगा, हम बैंक में डाल देंगे। लेकिन सर अगर चेक भी बाउंस हो जाए, एक प्रोबेबिलिटी तो वो भी है, लेकिन अगर चेक बाउंस होगा फिर तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा उसके ऊपर एक्शन लेने का। खाली हाथ तो नहीं है ना आप कि आपने पैसे दे दिए और इंतजार कर रहे हैं वो पैसा ना दे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तो आपके पास चेक बाउंस का पूरा लीगल प्रूफ है, तो आप उसके अगेंस्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी यहां पर यही काम करने वाला है। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, डिसऑनर ऑफ बिल वाले प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाएंगे, वो नोटिंग कराएगा, नोटिंग चार्जेस देके, और फिर कहीं ना कहीं उसको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। तो चलो जी 80% ऑफ कॉस्ट, तो बताओ कितने रुपए की बिल्स पेबल की ऑब्लिगेशन आ गई बी के ऊपर, 2 लाख का 80% कितना हुआ, 160, और इसी के बदले में ए को क्या मिल गया, बीआर मिल गया। एक का बीपी मतलब दूसरे का बीआर, सिंपल, एक के लिए लाइबिलिटी दूसरे के लिए क्या, एसेट। आओ जी आगे, और क्या कह रहे हैं, ए गॉट इट डिस्काउंटेड एट 1,50,000 रुपए। ए ने डिस्काउंट करा लिया कितने रुपए के लिए, 1,50,000 के लिए। ए ने कहा मेरे को तो जल्दी है पैसे की, क्योंकि मेरे लग चुके हैं, मेरे पैसे लग चुके हैं, इसलिए मैं अब इतनी देर तक नहीं रुक सकता कि मैं वेट करूं 3 महीने के बाद तू पैसा देगा, सेल होगी ना बाबा ना, मुझे तो कहां जाना है, बैंक जाना है। और ये चला गया बैंक, और बैंक ने इसको क्या पूरे 160 ही दे देगा। आप पहले दिन बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं, बैंक बेचारा 3 महीने तक रुकेगा, तो बैंक का वेटिंग पीरियड इज इक्वल टू बैंक आपसे वही चार्जेस करेगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। बैंक का धंधा ही ये होता है। अगर बैंक आपको आपके पैसे को चुकाने में देरी कर रहा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, और अगर बैंक को आपसे पैसे देरी से मिल रहे हैं क्योंकि आपने लोन लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। खाली इंटरेस्ट मार्जिन पे बैंक पूरा अपना बिजनेस करता है। तो कितना बैंक ने आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिया, 10,000 रुपए, क्योंकि बैंक ने आपको 160 की जगह कितना दिया, तो बैंक ने आपको रेमिट किया है 150, जितना पैसा नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। चलो जी आगे चलते हैं, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। अब भूल जाओ ये कोई अलग से अकाउंटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है। आप सोच लो कि आप ए हो और कोई दूसरा व्यक्ति बी है, आप 2 लाख का सामान लाए, दूसरे व्यक्ति ने 2.5 लाख का बेच दिया, 95% बेचा, और फिर ये आप लोगों ने एक दूसरे आपस में कमीशन भी लेनी है, और अल्टीमेटली आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट है। नॉर्मल हिसाब किताब लगाओ, सोचो कितना प्रॉफिट होगा। इधर कोई अकाउंटिंग के मैं फॉर्मूले नहीं लगवा रहा। 60,000 पूरे ज्वाइंट वेंचर का या सिर्फ बी को मिलने वाला? मेरे को पूरे ज्वाइंट वेंचर का या तो प्रॉफिट बता दो, फिर तो हम कर ही लेंगे उसका 3:2। ए का 3 है, बी का 2 है, उन्होंने बी का पूछा है, वो तो 2/5 हमको करना आता है। या तो टोटल निकाल लो या सिर्फ बी का प्रॉफिट बताओ, सोचेंगे करेंगे सब लोग और आराम से कर पाएंगे। 6,500 बी का प्रॉफिट, 36,500। ओके जी, सब लोग अपने आंसर बताएंगे भाई। 36,500, 62,500। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट का एक ही फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कोई फॉर्मूला आज तक पैदा नहीं हुआ। वो उसी बेसिस पे आपको सोच के चलना है कि क्या प्रॉफिट होगा। 70,000 आएगा। देखो आई डोंट वांट कि आप अकाउंटिंग के जंजाल में फंस जाओ और एक ट्रैक आपको मिल जाए उसी पे चलना फिरना शुरू करो। आपको रॉ माइंड से चीजों को करना आना चाहिए। ये अकाउंट्स, ये फॉर्मूले तो सब हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ बी का
टोटल बता रहे हो कि बी का बता रहे हो? ओके जी। हाँ जी, 32,500। 36,500। हाँ जी, 35,500। डन एवरीवन? हाँ जी, 32,500 करें स्टार्ट। आओ जी, सोचते हैं कि हुआ क्या इस बिजनेस में। हमको प्रॉफिट निकालना तो आना ही चाहिए, वही हमारा काम है। सॉल्यूशन 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। 18,200 सिर्फ बी का है। चलो ठीक है, अब आपका आंसर इसमें से कोई मिलेगा तो बता देना कि सर ये हमारा आंसर था। मुझे पहले एक बात बताओ, हालांकि ये पहले भी पूछ चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए। अगर मैं कोई चीज लेकर आता हूं, लेट सपोज 1 लाख रुपए की, और अगर मैं उसको बेच भी देता हूं कितने की, 1 लाख की, लेकिन जितना सामान लाया था तो मैं उसका 90% ही बेचता हूं, अभी 10% नहीं बिका, तो क्या यह बोलना ठीक होगा कि मेरा प्रॉफिट 0 हुआ? या नहीं सर, आपका कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही है? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं सर 0 ही हुआ है, 1 लाख का लाए थे, 1 लाख का बेच दिया, कहानी खत्म, और क्यों कुछ सोचें? या नहीं, 0 नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ है। मेरा स्टॉक बचा हुआ है अभी, 10% स्टॉक तो मेरा बचा ही हुआ है, 10,000 रुपए, वो तो मेरा प्रॉफिट ही हुआ ना फिर। तो 0 बोलना गलत है, ये बात तो सब मानते हैं। अब आ जाओ जी, अब हम लोग यहां प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। अब आप किसी भी अकाउंट के थ्रू सोच लो, या वो बचपन का क्लास 4th 5th का फॉर्मूला लेके सोच लो, दोनों से आंसर आप बिल्कुल सही निकालोगे। अगर हम लोग अकाउंट को लेके चलें तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रॉफिट निकाल के देता था, अब तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना लिया, एक और रेफरेंस है हमारे पास। तो वहां पर क्रेडिट साइड पे हम किस किस को लिखते थे? सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते थे। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ सेल्स कितनी हुई? 2.5 लाख रुपए की हुई। अल्टीमेटली तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट होता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों वाला फॉर्मूला है, उसमें जितना भी सामान हम लाते हैं वो सारा बेच देते हैं। वहां पर हमको कुछ सामान नहीं बिका, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ऐसी बातें नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नाम की टर्मिनोलॉजी हमारी जिंदगी में क्लास 11th में आई थी कि ये भी टर्म्स होती हैं जो अकाउंटिंग का पार्ट है। वहां तो जितनी भी चीजें होती थी वो बिक जाती थी, इसलिए बच्चा बोलता था एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब सेल्स कंप्लीट नहीं होगी जब तक इसमें क्या ऐड नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ जी कितना क्लोजिंग स्टॉक है? कितना सामान नहीं बेच पाए? 95% हमने सामान बेचा, तो कितना नहीं बिका? 5% नहीं बिका, 2 लाख का 5% कितना हो गया? तो अब आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट क्रेडिट साइड भी दिख रहा होगा। तो कितना हो गया? 2,60,000। अब हम इसमें से सारे खर्चे माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस, और इन्हीं चीजों को हमने आगे अकाउंट में शो करना है। बताओ जी क्या क्या खर्चे हुए? सबसे पहले मिस्टर ए सामान लाया, कितने का? 2 लाख का, तो एज कॉस्ट ऑफ गुड्स 2 लाख। उसके बाद उन्होंने बोला ए को सामान लाने की कमीशन मिलेगी कितनी? 1%। तो एस कमीशन कितनी हो गई? 2 लाख का 1% कितना हुआ? 2,000 रुपए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? बी को भी कमीशन मिलेगी कितनी? 5%। बी को कमीशन किस चीज के लिए मिल रही है? सामान बेचने की। तो किस पे मिलेगी? सेल्स पे मिलेगी। कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख की सेल करी, 5% कमीशन, 12,500। और कोई खर्चा इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में हो गया हो?
देखो जी, जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बस पैसा ट्रांसफर करती है तो वो वाली ट्रांजैक्शन हो जाती है उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन, उसका इस बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अगर वहां पर मनी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए इनकम या एक्सपेंस बन जाता है। क्या यहां पर 1,60,000 की डिस्काउंटिंग करा के बैंक ने आपको 1,60 ही दिए? कितने दिए? 1,50। तो जो 10,000 का खर्चा हुआ ये भी तो इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस की वजह से ही हुआ, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने थे? 10,000 रुपए। कैसे आए? 1,60,000 माइनस 1,50,000। ओके जी, तो बताओ फटाफट से कहां पहुंची हमारी कैलकुलेशन? कितना आ गया प्रॉफिट? 35,500। अब देखते हैं इस प्रॉफिट के हकदार कितने लोग हैं। हाँ जी, ये तो नहीं है 35,500। 35,500 इज द करेक्ट आंसर। बताओ जी, किसको इसका मालिकाना हक दे दिया जाए? दो ही बच्चे हैं और तो कोई नहीं है। यहां तो मेरे को पक्का पता है, मैंने सुना था यहां से आवाज आई थी 35,500 की। आपकी भी आई थी? डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हो। चलो जी, जिनका आंसर करेक्ट है वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिनका आसपास है अगेन गुड, क्योंकि अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं था। हाँ जी, हाँ दोनों का ही पूछा मैंने अभी। आपने सिर्फ बी का निकाला था तो बी का भी देख लेते हैं कितना होगा। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ 35,500 कितना आया? 14,200। तो 14,200 भी किसी ने आंसर दिया था? ये तो किसी का भी नहीं है। ठीक है जी, नोट इट डाउन, फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे। अब इन्हीं चीजों को हमको अकाउंटिंग में कैसे दिखाना है वो अब मेरा काम है। प्रेजेंटेशन क्या होगी, एंट्रीज क्या होगी, काम हमको यही करना होगा बार बार। हाँ जी, वर्किंग नोट के थ्रू। डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं आना चाहिए था। ओके जी, देखते हैं, पहले नोट डाउन करो फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूं। पहले नोट कर लो सब लोग अच्छे से। ये लो जी, डन। हाँ जी, डन। देखो जी, किसका क्वेश्चन था कि सर डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों लिया? आपका था। हम लोग एक जॉइंट वेंचर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। आप लगा दो, लगा दोगे? मैं आपको कह रहा हूं आप लगाओ, किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा ना। आप लगा दो 2 लाख रुपए और मैं बेचूंगा और फिर हमारा प्रॉफिट होगा, हम बांट लेंगे। लेकिन जो पैसा लगाने वाला काम है वो मैंने आपको दे दिया। लगाओगे आप 2 लाख रुपए? चलो मान लेते हैं आपके पास हैं, तो भी लगा दोगे? सिक्योरिटी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। या फिर आप अंदर से ये चाहते हैं कि सर आप मेरे को क्यों कह रहे हैं, आप लगा दें।
आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सर आप लगाएं, मैं क्यों लगाऊं। ऐसे मैं फिर बोलूंगा आप लगाओ और कोई भी नहीं लगाएगा, बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों को इक्वल लेवल पे लाने के लिए तरीका तो यह बनता है कि 1 लाख आप लगाओ और 1 लाख रुपए मैं लगाऊं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लेते हैं मेरे पास पैसा है ही नहीं और बिजनेस तो करना है, तो 2 लाख आप ही को लगाना है। लेकिन आप फिर उतनी देर रुकोगे क्यों, और आपकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या पता 2 लाख भी आपने कहीं इन्वेस्ट करे हुए थे और इस बिजनेस के लिए आपको वो कहीं से निकालने थे, तो आपने 2 लाख रुपए लगा के मेरे से बीआर साइन करवा के आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, जिससे आप और मैं दोनों किस पे आ गए, पार पे आ गए। अब आपका भी कुछ नहीं लगा हुआ, मेरा भी नहीं लगा हुआ, किसका लगा हुआ है, बैंक का लगा हुआ है। और उस काम को करने के लिए कितने रुपए का नुकसान हुआ, 10,000 का। क्या वो 10,000 का नुकसान मैं पर्सनल आपके खाते में डाल दूं, क्या वो आपका नुकसान है? आप तो ये बोलेंगे कि भाई तूने तो पैसा ही नहीं लगाया, तो डिस्काउंट चार्जेस तो मैंने ही करवाने थे ना, तो वो मैं कैसे खर्चा अपने ऊपर ले सकता हूं। वो तो इसीलिए हुआ क्योंकि हमको इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में आना था, इसलिए वो बिजनेस का खर्चा होगा, वो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, वो कोई आपका पर्सनल खर्चा नहीं है जिसको हम यहां से हटा देंगे। बात समझ में आई? अगर खाली मनी ट्रांसफर हो रहा होता विदाउट लूजिंग एनी वेल्थ, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। पूरी अकाउंटिंग में कहीं पर भी आप पढ़ो। सिमिलरली आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स में अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, खाली पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, तो क्या उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन लग जाते हैं? वो कब लगेंगे, जब उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। आपने किसी को पैसा दिया और उसने पैसा ग्रो करा, तो वो जो ग्रोथ वाला पार्ट है वही इनकम है, और उसी के ऊपर टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। आपने बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10% के हिसाब से 1 साल के बाद कितनी वैल्यू हो गई, 11 लाख। बताओ जी, 10 लाख पे टैक्स लगेगा, 11 लाख पे टैक्स लगेगा, या 1 लाख पे टैक्स लगेगा? 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, जो 10 लाख से ग्रो किया है। ना 10 पे लगेगा, ना 11 पे लगेगा, इंक्रीमेंटल इनकम पे लगेगा। सिमिलरली जो आपकी वेल्थ कम हुई है, जो चार्जेस हैं, वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस की तरह ट्रीट होंगे और हमारे प्रॉफिट को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो अब इसी को कैसे अकाउंटिंग में करना है वो हमको यहां पर देखना है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो पहला मोड ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लिखा था, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो पुट द हेडिंग मेथड 1, when separate set of books are maintained। लिखो, in this method of accounting any CV takes charge of recording every transaction in the books of accounts, and then share the books with another CV, and he also records similar entries in his books। तो यहां पर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक को वेंचरर चार्ज ले लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि भाई सारे खर्चों का हिसाब किताब मैं लगाऊंगा, और सब कुछ करने के बाद वो मैं सारी डिटेल तेरे को शेयर कर दूंगा, और अकॉर्डिंगली तू भी उसको देख लियो और अपनी भी बुक्स क्रिएट कर लियो। अलग से कुछ तेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, एक ही जो सेट है वो 2 बार मेंटेन्ड हो जाता है, सेपरेट अलग अलग कॉपी दे दी जाती हैं। ऐसे हमको यहां पर मेथड नंबर 1 में अकाउंटिंग करनी है। तो देखते हैं यहां पर हमको कौन कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। फॉलोइंग अकाउंट्स needs to be opened। Following accounts needs to be opened।
फर्स्ट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसी का अकाउंट, जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, इससे प्रॉफिट कितना निकल के आया। सेकंड, को वेंचरर्स अकाउंट, जो अनदर को वेंचरर है उसका अकाउंट आपकी बुक्स में। एंड थर्ड, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। यहां पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, जो बैंक क्या होता है, ज्वाइंट बैंक, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा। ज्वाइंट बैंक में क्या होता है, दोनों के पास अथॉरिटी होती है ट्रांजैक्शन करने की, दोनों लोग उसमें पैसा जमा करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, दोनों का एक्सेस है, कौन क्या कर रहा है दूसरे को उसी टाइम पे पता चल रहा है। आप पैसा विड्रॉ करेंगे, जमा कराएंगे, दूसरे को अपने आप पता चलेगा। दूसरे के बाद भी सेम अकाउंट की मोबाइल बैंकिंग होगी, उसको दिखता जाएगा कि क्या क्या दूसरा वाला पर्सन कर रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन को ज्वाइंट बैंक के थ्रू ही किया जाएगा, तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा बंदा बोले यार मैं सामान लाया था 2 लाख रुपए का, तो मेरा 2 लाख रुपए नोट कर लो, और पता चले वो 2 लाख का नहीं लाया था, 180 का लाया था, क्योंकि कैश में लाया था तो बोल सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी चीज खरीदी बेची, वो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन अपीयर हो रही होगी, और वो ट्रांजैक्शन फॉल्स ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। क्या बैंक अकाउंट में कुछ भी गलत ट्रांजैक्शन आ सकती है? आपने किसी से पैसे लिए ज्यादा, क्या अकाउंट में कम दिख सकते हैं या पूरे ही दिखेंगे? पूरे ही दिखेंगे, तो वहां पर कोई घपलेबाजी नहीं हो सकती, इसलिए वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट यहां पर ओपन कराते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी यहां पर। जर्नल एंट्रीज इन बिजनेस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। सब एंट्रीज हम लोग खुद से सोच सकते हैं, इतना हमारे अंदर अभी तक तो टैलेंट है, और वो टैलेंट धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं हो सकता। लेट सपोज, जो अभी हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे थे, लेट सपोज इन्होंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा दिए, और एंट्री करने का काम कौन पकड़ के बैठा हुआ है? मैं पकड़ के बैठा हूं। इन्होंने 2 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, मैं क्या एंट्री करूं? बैंक अकाउंट डेबिट, उससे भी बेटर आंसर आया, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू को वेंचर। ये नाम होना चाहिए मेरी बुक्स में। क्या एंट्री करूंगा? हमारे ज्वाइंट बैंक में पैसा आ गया, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड, इससे पहले लिख लो ये हम किस चीज की एंट्री कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ सीवी। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा किसको बिलोंग करता है? उनको बिलोंग करता है, तो उनका जो भी क्वेश्चन में नाम होगा उनका वहां पर नाम लिख दिया जाएगा, टू को वेंचर। हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स हिम उतने की क्या हो गई? क्रिएट हो गई। अब बहुत आप इजीली रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट से भी, जहां पर आपको कभी कंसाइनर से पैसे लेने होते थे और कभी कभी आपको देने होते थे, आप अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट उसको लेके चलते थे। वही काम आपको यहां पर भी दोबारा से करना है। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन मैं बताऊंगा, एंट्री आपको सोचनी है। नेक्स्ट इज गुड्स सेंट बाय सीवी आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। अब एक्चुअली में ज्वाइंट वेंचर आने का रीजन ये था कि इनके पास ना कुछ सामान पड़ा हुआ था बहुत सारा। इन्होंने कहा सामान तो मेरे पास पड़ा हुआ है, पर मेरे को बेचना नहीं आता, सर आप मेरा सामान बिकवा देना। तो मैंने कहा सामान बिकवाने के लिए पहले सामान लाओ, तो सामान मुझे लाके रखवा दो, मैं बेचता रहूंगा। तो इन्होंने मुझे गुड सेंड कर दिए अपने स्टॉक में से। बताओ जी मैं यहां पर क्या एंट्री करूं? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में सामान आ गया, गुड्स आ गया, लेकिन हम गुड्स या स्टॉक का नाम नहीं लिखेंगे। मुझे यहां पर कोई बैलेंस शीटें नहीं बनानी कि मैं दिखाऊं कि एसेट क्रिएट हो गई। ज्वाइंट बैंक तो अकाउंट हमने खुद ही ओपन किया, तो अगर बैंक में बैलेंस आएगा तो ज्वाइंट बैंक को डेबिट करेंगे। बाकी कोई भी चीज कोई भी को वेंचर सप्लाई करेगा, वो सब कहां आएंगी? ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में आएंगी। तो क्या एंट्री होगी? ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड, है ये स्टॉक ही, ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड, और ये किसको रिलेट करता है? को वेंचरर को। डन।
ओके जी। अब इन्होंने कहा सर सामान ना बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला तो ला नहीं सकता, मुझे उसके लिए कन्वेंस करनी पड़ेगी। तो मैंने एक लड़का भेज दिया है, मैंने उसको 500 रुपये भी दे दिए, आप बस सामान अपने गोडाउन में क्या करवा लेना, लोड करा देना। तो इन्होंने क्या करवाया, खर्चा कराया। तो अगर एक्सपेंस पेड करे, एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचर, तो बताओ जी, इन्होंने जैसे मुझे बोला कि मैंने 500 रुपये उसको दे रखे हैं, क्या मुझे कोई एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ जी क्या करनी चाहिए मुझे एंट्री? हाँ जी, क्या करनी चाहिए? ज्वाइंट वेंचर डेबिट। ज्वाइंट वेंचर को फिर से डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरीके से जो हमारे पास सामान आ रहा है वो और महंगा होकर आ रहा है, और ये पैसा भी किसको रिलेट करता है, को वेंचरर को। हम इस खर्चे को भूल नहीं सकते। जब एंड में हिसाब लगेगा तो पक्की पक्की बात है ये अपने 500 रुपये भी वहां पर मुझे सुनाएंगे कि सर मेरे 500 रुपये भी लगे थे, उसका भी खर्चा आधा आधा करो, या जो भी रेशियो है उसमें उसको भी बांटो। नहीं जी, वो तब आएगा जब इन्होंने ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट करी होगी। इन्होंने जो नॉर्मल पेमेंट अपने ही कैश से किसी फॉर्म से कर दी, उसमें हमारा ज्वाइंट बैंक इंपैक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा होता कि ज्वाइंट बैंक से पेमेंट करिए, तो फिर हम लोग ज्वाइंट बैंक करते। हाँ जी, बिल्कुल लिखी रहती है कि वो पेमेंट अल्टीमेटली कहां से हो रही है। ओके, जनरली ज्वाइंट बैंक से पेमेंट होती है बल्क, जिसमें आपको मेजर अमाउंट खर्च करना पड़ता है, मटेरियल खरीदा गया, या फिर क्या होता है जब मैं सामान बेचूंगा अल्टीमेटली उसके लिए वो ओपन किया जाता है, तो अलग अलग क्लाइंट्स को मैं बेचूंगा, और बेच के वो कितने भी रुपए दें, क्या पता मैं गलत अमाउंट बता दूं, तो उन सब के लिए एक ही हमें कॉमन अकाउंट देना पड़ेगा, ताकि इनको सेम टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती जाए जो मैंने सामान इनको भेजा है उसकी कैसे कैसे पेमेंट्स आती जा रही है। तो वो पूरी की पूरी पेमेंट हमारे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आएगी। वो सेलिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खर्चा तो आप कैसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, मटीरियल्स परचेज्ड, मटीरियल्स परचेज्ड आउट ऑफ जेवी, आउट ऑफ ज्वाइंट, आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक फंड्स। अब मैंने कहा जो आपका सामान है वो तो बिक ही जाएगा, लेकिन सिर्फ वो बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो थोड़ा सामान हो चुका है पुराना, आउट ऑफ फैशन। उसके साथ कुछ नया सामान भी रखेंगे तो धीरे धीरे हम लोग इसको बेच पाएंगे, और नया सामान इनके पास भी नहीं है, तो वो तो हमको ज्वाइंटली ही खरीदना है। तो वो हम लोग कहां से खरीदेंगे, ज्वाइंट बैंक फंड से, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। अब बताओ जी यहां क्या एंट्री होगी, ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक। देखो जी आ गया ना स्पेसिफिकली कि ये कहां से पेमेंट हो रही है, तो ये ज्वाइंट बैंक से हो रही है, ना वो कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं, बल्कि हम लोग कलेक्टिवली कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। तो वहां पर हमारा कौन सा बैलेंस कम होगा, ज्वाइंट बैंक का बैलेंस। और बैंक का बैलेंस कम होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। नोट इट डाउन एवरीवन। देखो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमको उस पर्टिकुलर बिजनेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो हम जान चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी एंट्रीज हम लोग सीखते हैं, जिसको रिकॉर्डिंग का पार्ट करते हैं, कहते हैं। ये पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। वो रिजल्ट देयर ऑफ तो बिल्कुल एंड की कहानी है, हालांकि वो मैंने आपको एंड की कहानी भी बिल्कुल शुरू में बता दी, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। करना हमको यही है अल्टीमेटली, लेकिन जो करने का तरीका है प्रेजेंटेशन के साथ, वो यहां से स्टार्ट होता है। अभी हम रिकॉर्डिंग वाला काम कर रहे हैं, मतलब जर्नलाइजिंग वाला। फिर क्लासीफाई कब करेंगे, जब इनके लेजर अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फिर वो काम आगे आगे चलेगा। ओके जी, आगे लिखो, नेक्स्ट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मेड बाय ज्वाइंट बैंक, कभी कभी ये भी लिखा होता है एक्सपेंसेस मेड बाय ज्वाइंट वेंचर। अगेन मतलब दोनों ने मिलकर ही खर्चे किए। बताओ जी क्या एंट्री होगी। अब ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचर नहीं होगा, क्या होगा, टू ज्वाइंट बैंक। डन। नेक्स्ट लिखो, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच दिए, क्या एंट्री होगी, लिखो।
आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट की तरह या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह देख सकते हैं। अब बताओ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कहां पर आती थी? क्रेडिट साइड पे। तो क्या एंट्री करते थे? सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करते थे कि नहीं करते थे? तो हम भी क्या कर रहे हैं? क्रेडिट यहां पर ज्वाइंट वेंचर को कर रहे हैं। ओके जी। और बाकी वेरियस अकाउंट हमको यहां ओपन नहीं करने, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारी ज्वाइंट बैंक से यहां पर सेटल हो जाएगी। आगे लिखो जी, नेक्स्ट। सेल ऑफ गुड्स के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑब्लिक सेल प्राइस रिसीव्ड in form of bank and shares। अब कुछ कुछ कंपनियां क्या बोलती हैं? वो कहती हैं आप हमारा काम करा के दो, लेकिन जब हमारा काम पूरा होगा हम आपको सारा पैसा कैश बैंक में नहीं देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम आपको एक लेवल तक तो बैलेंस ही देंगे, मतलब कैश बैंक में देंगे, बाकी आप हमारी कंपनी के शेयर ले लेना। बाकी हम आपको क्या देंगे? बैलेंस के लिए शेयर्स दे देंगे, अगर आप ये हमारा काम करोगे। अगर आपको एग्री होता है तो ही वो आप बिजनेस में जाते हैं, नहीं तो डिक्लाइन कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको शेयर होल्डर बनाने की कोशिश करती हैं, बिकॉज उनके पास एक लेवल तक ही लिक्विडिटी फंडिंग अवेलेबल होती है। उसके बियॉन्ड दे नो कि हमारे शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो सामने वाला बंदा वैसे भी उसको मना नहीं करेगा। ओके जी। तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या एंट्री आप लोग करेंगे? जो पैसा मिलेगा उसके लिए तो ज्वाइंट बैंक को ही डेबिट करेंगे, और जो आपको शेयर्स मिलेंगे उसके लिए शेयर्स एज एन एसेट आप डेबिट करेंगे। और ये किस बिजनेस के लिए मिला? ज्वाइंट वेंचर के लिए। तो जितनी भी एमएनसीज हैं उनके जितने भी सारे टेंडर्स होते हैं वो इसी बेसिस पे लॉन्च होते हैं कि जो भी हमारा ये काम करेगा उसको इतना अमाउंट तक की लिमिट है जो हम लोग कैश बैंक बैलेंस में देंगे, और बाकी के लिए हम उनको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसे ही करते हैं। एक लेवल के सैलरी के बाद वो उनको सैलरी नहीं बांटते रहते कि 10 लाख महीने की सैलरी हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो 4-5 लाख के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट पे ले आएंगे और फिर बोलेंगे आप इतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं हमारी कंपनी के, अब तो कहीं ना कहीं आप ही के डिसीजन से हमारी कंपनी चलती है, तो आप खुद ही अच्छे अच्छे डिसीजन ले लेना, हम आपको शेयर दे रहे हैं और शेयर की आप वेल्थ जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। ओके। तो जितनी भी कंपनीज हैं आज के टाइम पे वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू अपने एम्प्लॉयज की वेल्थ को बढ़ाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो रेगुलर सैलरी दें। सैलरी तो एक लेवल तक दी जाएगी, लेकिन उसके बियॉन्ड उनको शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। आओ जी आगे चले। नेक्स्ट इज कमीशन और सैलरी। कमीशन और सैलरी ऑफर्ड या ड्यू टू सीवी। एक सीवी की को वेंचर की आपने कमीशन या सैलरी डिसाइड करी और वो ड्यू हो गई, क्या एंट्री करेंगे? बताओ जी, ज्वाइंट वेंचर टू सीवी या सीवी टू ज्वाइंट वेंचर? ये खर्चा है ज्वाइंट वेंचर के लिए या इनकम है? खर्चा है। खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट में डेबिट में आना चाहिए कि क्रेडिट में? तो क्या एंट्री होगी? ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू सीवी, जिसको ये मिलना होगा। ध्यान से सोचो, को वेंचर के लिए तो इनकम क्रेडिट हो रही है ना, तो उसका तो जो अकाउंट है, हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं, वो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। उसको तो पैसा मिलेगा ना। जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था तो उसके लिए अच्छा होता था कि बुरा होता था? अच्छा होता था, उसका पैसा बढ़ रहा है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब हम डेबिट करते थे मतलब हम उससे पैसे ले रहे होते थे। यहां को वेंचर को सैलरी कमीशन मिल रही है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डन एवरीवन? आओ जी आगे चले। नेक्स्ट इज अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय सीवी। एक सीवी ने कहा कि चलो जी असाइनमेंट तो पूरा हो गया, ये जो सामान है ना इसका बंटवारा छोड़ो, ये मैं ही रख लेता हूं, मेरे काम आ जाएंगे। उसको पता है मैं रखूंगा तो कॉस्ट पे रखे जाएंगे, इतनी नेगोशिएशन करके लेकर आए थे, अगली बार मिलेंगे भी नहीं क्योंकि बल्क में तो उसने डिस्काउंट दे दिया था सप्लायर ने।
अब जाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, आगे मौका नहीं मिलेगा, मैं ही रख लेता हूं। तो एक कोवेंचर ने बचा हुआ सामान रख लिया, बताओ जी क्या एंट्री होगी? कोवेंचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? ज्वाइंट वेंचर को। अब अगर आप थोड़ा सा सोचो तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओके जी, क्लोजिंग स्टॉक देख लो क्या एंट्री करते हो। जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हो। क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग, तो वही कर रहे हैं टू ज्वाइंट वेंचर। और दूसरे एंगल से सोचो, अगर कोई भी को वेंचर सामान लेके जा रहा है तो बिजनेस क्या बोलेगा? मुझे इस को वेंचर से पैसे चाहिए, और थोड़ी दे देगा, चाहिए, क्योंकि वो लेके गया सामान। तो को वेंचर को क्या करेगा? डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा कि इससे पैसे लेकर आगे चल के एडजस्टमेंट करनी होगी। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखो, शेयर्स टेकन अप बाय सीवी। अब वो जो कंपनी कह रही थी कि शेयर्स भी दूंगी और पैसा भी दूंगी, तो एक को वेंचरर को शेयर्स में बड़ा इंटरेस्ट होता था। उन्होंने कहा पैसा वैसा तो बैंक में आ जाएगा, ये जो शेयर्स है ना ये मुझे ही चाहिए, शेयर्स तो मैं ही रखूंगा, बाकी हिसाब किताब अलग से कर लेंगे, पर शेयर्स मुझे ही चाहिए। तो बताओ जी क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? जो सीवी लेके जा रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा, को वेंचरर डेबिट, और बिजनेस से क्या गया? शेयर्स गए। सर यहां पर हमने टू ज्वाइंट वेंचर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब शेयर्स आए थे तो भी हमने किसको डेबिट किया था? तो भी हमने शेयर्स को किया था। अब जब जाएंगे तो भी क्या जाएंगे? शेयर्स जाएंगे। अगर ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया मतलब शेयर्स तो आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं, जो कि आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। चलो जी आगे लिखो। नेक्स्ट, इफ शेयर्स आर सोल्ड इन मार्केट। अगर को वेंचर ने सोचा कि हमको शेयर्स वेयर्स का समझ में नहीं आता, पैसा जितना आता है वो तो दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, शेयर समझ नहीं आते, इसलिए शेयर्स तो जैसे ही क्लाइंट देगा हम उसको बेच देंगे और हमारे लिए हिसाब करना आसान हो जाएगा। या दोनों को एक दूसरे पे इतना भरोसा नहीं है, एक कह रहा है मुझे शेयर दे दो तो उसको ये लग रहा है कहीं इसके शेयर की वैल्यू बढ़ ना जाए, मेरा तो हिसाब किताब पैसों से कर देगा और अपनी वेल्थ आगे ग्रो कर लेगा। मुझे पता ही नहीं कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है, और ये रख रहा है शायद इसका फायदा हो उसमें। तो मैं कह रहा हूं मुझे इस चक्रों में नहीं पड़ना, शेयर आज की डेट पे बेच दो और जो पैसा आएगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो अगर शेयर बेच दिए तो क्या एंट्री करोगे? ज्वाइंट बैंक को डेबिट करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और क्या चला जाएगा आपके पास से? शेयर्स चले जाएंगे। ज्वाइंट बैंक टू शेयर्स विल बी द जर्नल एंट्री। हर एंट्री बहुत सिंपल है, अगर हम सोच के चले, एंट्रीज को रटना शुरू करोगे अकाउंटिंग उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। और अगर आपकी एंट्री पे ग्रिप है तो ऑब्वियसली आपकी किसी भी पूरे टॉपिक पे ग्रिप है। एंट्री से लेजर अकाउंट बनते हैं, आगे के सारे काम उसी एंट्री से होते हैं, बेस वही है। डन एवरीवन? कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? आगे चलो जी। नेक्स्ट लिखो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय जेवी। प्रॉफिट अर्न्ड बाय जेवी, जेवी ने क्या अर्न कर लिया? प्रॉफिट कमा लिया। हां जी, अब प्रॉफिट कमा लिया तो क्या एंट्री होगी? जेवी टू को वेंचरर्स। एक को वेंचरर को मिलेगा या सबको मिलेगा? तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचरर्स। ओके, जो भी इनकी रेशियो होगी आगे लिख लो एग्रीड रेशियो। और इन केस प्रॉफिट ना हुआ बल्कि क्या हो गया? लॉस सफर्ड बाय जेवी, तो क्या एंट्री करोगे? को वेंचर्स को डेबिट करेंगे टू ज्वाइंट वेंचर, और लॉस भी किस रेशियो में? जो उनकी आपस की एग्रीड रेशियो होगी, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। समझ में आया? यस और नो? देखो कितनी सिंपल सी अकाउंटिंग है। इसमें कौन सी ऐसी एंट्री जो हम लोग देखा जाए अलग से कुछ कर रहे हैं? कुछ भी अलग से नहीं है, सब चीजें वही हैं, बस उसके रंग रूप बदल गए हैं। बिजनेस का नाम अब ट्रेडिंग या कंसाइनमेंट नहीं रहा, क्या हो गया? जॉइंट वेंचर हो गया। बैंक का नाम अब बैंक नहीं रहा, क्या हो गया? जॉइंट बैंक हो गया।
पार्टनर्स का नाम अब पार्टनर्स नहीं रहा, क्या हो गया, को वेंचरर हो गया। बाकी तो सारी स्टोरी सेम है। आप इसको ट्रेडिंग बैंक और पार्टनर्स के हिसाब से करो, वही आपको पुरानी अकाउंटिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी मैंने यहां पर अलग काम नहीं किया। गॉट इट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। टैक्स की क्लास 3 घंटे पढ़ते हो, यहां की क्लास कम से कम 2 घंटे तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए। वो पेपर भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, कुछ भेदभाव नहीं है। वहां तो 3 घंटे की क्लास लगातार ले लेते हो बिना शोर मचाए। ले लेते हो कि नहीं ले लेते? यहाँ 2 घंटे भी नहीं होते, मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि सर अब तो छुट्टी कर दो। वहां में भी हाल है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हो। तो 3 घंटे के बाद क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5 घंटे की क्लास ले लो। मतलब लिखा हुआ है ना चैट बॉक्स पे, बाद में दिखाऊंगा क्लास ओवर होने के बाद। अच्छा, इसी से पता चल रहा है आप कहाँ देख रहे हो। आपको वहां देखना, आप यहां देख रहे हो। नहीं, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिख के भेजा, उनको रिप्लाई तो मैं बाद में करूंगा। चलो जी, अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग कंसाइनमेंट को माइंड में लेके चलते हुए। ज्वाइंट वेंचर। अभी तो कल सब लोगों ने इतना मस्ती मजाक किया, आज तो मुझे लगा था कि इतने ज्यादा चार्ज हो गए कि मैं 3-4 घंटे बिना कुछ बोली क्लास ले पाऊंगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो जी, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, क्योंकि जैसे ही कंसाइनमेंट या ज्वाइंट वेंचर ओवर होता है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता, इसलिए यहां पर भी कोई ओपनिंग स्टॉक तो पहले नहीं आने वाला। अगर सामान आएगा भी तो कहां से आएगा, वो एक को वेंचरर मेरे पास सामान रखवाएगा, तो जब सामान वो रखवा रहा है तो नाम भी किसका होना चाहिए, उसी का होना चाहिए। तो लिखो टू को वेंचरर मटेरियल सप्लाइड। अब ये मटेरियल सप्लाइड आपको लिखना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं। ओके जी। नेक्स्ट, क्या को वेंचरर खाली मटेरियल ही दे सकता है या अपनी कोई सेवाएं भी दे सकता है, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स भी दे सकता है? उसकी भी तो मॉनिटरी वैल्यू है। तो अगर उसने कुछ सर्विस दी तो लिखेंगे टू को वेंचरर सर्विस रेंडर्ड। सर्विस बेस्ड बिजनेस भी होते हैं कुछ, वहां पर मटेरियल का कोई काम ही नहीं होता। आप कोई सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करता है तो उसका मटेरियल क्या होगा, ऐसा कुछ मटेरियल नहीं होगा, होंगी या तो एसेट्स होंगी या स्किल होंगी, कोई रेगुलर में यूज होने वाला मटेरियल तो कुछ नहीं होगा। ओके जी। और कुछ चीजें ऐसी जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमको खुद ही उनका खर्चा करना है, तो क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट बैंक। वहां पर भी तो ऐसे ही करते थे, कंसाइनर जो खर्चा खुद करता था उसके लिए लिखता था टू बैंक, और जो खर्चा कंसाइनी कर देता था उसके लिए क्या लिखता था, टू कंसाइनी। तो यहां पर भी वही हो रहा है। टू बैंक में क्या क्या हो सकता है, कुछ और मटेरियल भी चाहिए हो, कुछ वेजेस वगैरह पे कर दी, कुछ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। हाँ जी। अब बताओ जी, ये तो इनके खर्चों की बात हो गई, इनको पैसा कहां से मिलेगा, सेल से मिलेगा। तो लिखो यहां पर सेल्स का पैसा कहां पर आएगा, ज्वाइंट बैंक में, बाय ज्वाइंट बैंक। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, अब यहां पर ये अलग से वर्ड यूज किया जाता है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था और वो क्लाइंट ने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे दिया। और अगर क्लाइंट ने कहा मैं कोई ये पैसे वैसे नहीं दूंगा या पैसे भी दूंगा वो तो मिल चुके हैं, बाकी क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा, तो क्या लिखेंगे, बाय शेयर्स।
ओके जी। अब जो सामान बिक गया वो तो बिक गया, और जो सामान नहीं बिका वो क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो बताओ जी क्लोजिंग, पहले चलो ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, को वेंचर भी कुछ लेके जा रहा है तो क्या एंट्री होगी, बाय को वेंचरर स्टॉक टेकन ओवर। हाँ जी, अगर को सेल तो देखो दोनों में से कोई एक को वेंचरर ही करेगा, लेकिन जब आपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कराया है तो सेल का पैसा कहाँ आएगा, वो ज्वाइंट बैंक में आएगा, इसलिए वो यहीं पर आ रहा है। ओके जी, और बताओ और क्या हो सकता है। कमीशन नहीं लिखा, बिल्कुल कमीशन भी हो सकता है, तो वो वैसे कहीं ना कहीं सर्विस रेंडर में ही हो गया, आप अलग से भी लिख लो। स्टॉक टेकन ओवर, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो 2 CV वो वाला जिसकी क्या बनती है, सैलरी बनती है, मे बी कमीशन बनती है एक्सेट्रा। डन। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई यहाँ पर ऐसे अनसोल्ड स्टॉक कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, आगे कंटिन्यू करना नहीं, तो जब ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो क्या क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, उसको कहाँ अगले साल के लिए, अगला तो साल ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि आपस आगे भी कंटिन्यू होगा, जो भी है वो कहीं ना कहीं हमको सेटल करना पड़ेगा। हम आधा आधा ले लें, अगर कोई नहीं लेना चाहता लास्ट ऑप्शन, नहीं तो किसी को भी वो स्टॉक पसंद है तो दोनों में से कोई एक लेके जाएगा। बेस्ट पार्टी तो उसको वो कॉस्ट पे मिल रहा है, सेल पे नहीं मिल रहा, तो कोई उसको लेके चला ही जाता है। अभी कुछ बिजनेस बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, यही होता है, जो भी उनका छोटा मोटा सामान पड़ा होता है, अगर कोई सोचता है मैं इसके साथ तो पार्टनरशिप ब्रेक कर रहा हूं लेकिन मेरे को खुद से बिजनेस करना है, तो सारा सामान वो ही लेके चला जाता है कि मैं अपने न्यू बिजनेस में लगा लूंगा। और इनकेस उनको लगता है दोनों को ही नहीं करना, तो उन सारे सामान को भी बेच देते हैं और उस पैसे को भी आपस में रख लेते हैं, कोई वो स्टॉक पड़ा नहीं रह के जा सकता किसी के पास। ठीक है जी, तो अब इसका टोटल लगेगा, अगर प्रॉफिट आ गया तो यहां पर आएगा, तो लिखो 2 ज्वाइंट वेंचर्स प्रॉफिट बटेगा CV1 में और CV2 में। और इन केस आपकी डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है तो क्या हो जाएगा, बाय ज्वाइंट वेंचर्स लॉस, ये भी बटेगा CV1 में और CV2 में। नोट इट डाउन एवरीवन। नोट इट डाउन एवरीवन। ओके, क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछेंगे, इसके आगे नहीं करा रहा, परेशान होने की बात नहीं है। क्लियर है सबको, कंसाइनमेंट की बात भी पता चल गई, क्या करना है अब हमको, उसका एक क्लास लूंगा, तब तक अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना, बचे हुए क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, उसमें डाउट भी हो जाएंगे, फिर ग्रुप पे सेंड होगा आपको कि कब उसका टेस्ट होना है। ऑलराइट, आप मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक टेस्ट हो जाएगा। चलो जी, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट वेंचर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।